नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 1 की। तो जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 1 है वो संबंधित है जनसंख्या से, और इसमें जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के संगठन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें मेन टॉपिक्स हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, भारत के किस भाग में जनसंख्या किस तरीके से वितरित है और इसका वितरण ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर भारत के ही विभिन्न भागों में किस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन पिछले एक शताब्दी में जनसंख्या का ग्रोथ किस तरह से रहा है और उनकी वर्तमान टेंडेंसी किस तरह की है, और ये ग्रोथ घटते बढ़ते रहे हैं तो इनका कारण क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और चौथा टॉपिक है वो पॉपुलेशन के कंपोजिशन से है, यानी कितने लोग पुरुष कितने महिला, किस तरह से कार्यकारी जनसंख्या में बांटा गया है, यानी कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी द्वितीयक और तृतीयक में आते हैं। इसके साथ ही साथ हम समझेंगे कि किस तरह से भाषाई संरचना है, किस तरह से धार्मिक संरचना है। तो ये भारत की जनसंख्या के बारे में इतने पॉइंट्स में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस जनसंख्या के संदर्भ में जैसे पहले चीन एक नंबर पे रहा करता था, तो भारत ने चीन को छोड़ा और 2024 में जो भारत की जनसंख्या थी यूनाइटेड नेशन के अनुमान से वो 145 करोड़ हो गई, और चीन की जनसंख्या अभी भी लगभग 142 करोड़ है। तो चीन को पीछे छोड़ के भारत प्रथम स्थान पे काबिज है जनसंख्या की दृष्टि से। और इसकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों की जनसंख्या मिला ली जाए तो भी भारत की जनसंख्या इन तीनों से अधिक है। अधिक जनसंख्या होने की स्थिति में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि जब बहुत अधिक जनसंख्या होगी तो इस जनसंख्या का बहुत ही ज्यादा दबाव प्राकृतिक संसाधनों पे, स्थलीय भागों पे पड़ता है, और इसके कारण बहुत ही ज्यादा सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इंडिया के रिफरेंस में जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये कलेक्ट होता है एक प्रॉपर जनगणना से, जिसको सेंसस कहा जाता है, और ये प्रति 10 वर्षों में कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें जो पहला पॉपुलेशन था वो 1872 में कराया गया था। लॉर्ड मेयो उस समय अंग्रेजी राज के वायसराय हुआ करते थे। जो सबसे पहली संपूर्ण गणना की गई 1881 में, उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। तो ये मेयो और रिपन ने परंपरा शुरू की, और 1881 के बाद फिर से 1891, 1901 इस तरह से 10-10 वर्षों पे नियमित अंतराल पे जनगणना होती रही। और नई जनगणना जो है डाटा हम लोग यूज करते हैं 2011 का। एक्चुअली इसको होना था 2021 में, लेकिन कोरोना या और कुछ कारणों की वजह से ये समय पे पूरा नहीं किया जा सका। तो अभी हमारे पास जो डाटा है वो एग्जैक्टली जो ऑथेंटिक डाटा है वो है 2011 का। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। जब हम विश्व की जनसंख्या को पढ़ रहे थे बुक 1 में पॉपुलेशन चैप्टर में, तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और इनको मोटे तौर पे 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला फैक्टर था फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक। इसमें हमने जलवायु के बारे में, स्थल भूभाग के बारे में, नदियों के बारे में या जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ मृदा का प्रभाव देखा था। तो ये सारे फैक्टर हैं फिजिकल फैक्टर। इसके साथ ही साथ हमने खनिज पदार्थ, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब का प्रभाव भी देखा था, धर्म का प्रभाव देखा था, सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव देखा था। तो ये सारे फैक्टर मिलके किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के विवरण को निर्धारित करते हैं, और यही कारण था कि पूरे विश्व की जनसंख्या कुछ निश्चित भागों में सीमित थी। जीबी क्रेसी का स्टेटमेंट आप याद करिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भूभाग थे जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही विरल थी। तो यही भौतिक मानवीय कारक हैं जिनके कारण जनसंख्या का वितरण असमान है। तो जब पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है तो स्टिल इंडिया में भी ये चीज़ लागू होती है। और भारत की जनसंख्या भी बहुत ही ज़्यादा हाईली अनइवन है, क्योंकि कहीं पे जनसंख्या के अनुकूल दशाएं मिलती हैं, कहीं पे जनसंख्या के प्रतिकूल दशाएं मिलती हैं। और जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण होता है, यह वितरण किसी भी प्रदेश में उनके भौतिक कारकों से, सामाजिक आर्थिक कारकों से और ऐतिहासिक कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, और यह प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य की अंतर्क्रियाओं का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। जब हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्लाइमेट है,
टेरेन है, किस तरह का उच्चावच है, साथ ही साथ जल की उपलब्धता कैसी है, इन तत्वों पे डिस्कस करते हैं। और जब हम सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी मानवीय तत्वों के बारे में जब बात करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से कृषि कार्यों का उद्भव हुआ, विकास हुआ, किस तरह से उनके कारण परमानेंट सेटलमेंट विकसित हुए, साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न और परिवहन के साधनों का विकास, इसके साथ औद्योगिकरण और अर्बनाइजेशन या नगरीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण किसी भी प्रदेश में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भारत में जनसंख्या के वितरण को इस डायग्राम से हम समझते हैं। तो ये डायग्राम, जो पहला डायग्राम है, ये भारत के फिजिकल फीचर को प्रदर्शित करता है। और इस फिजिकल फीचर में हमने पढ़ा हुआ है कि ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत और उसके विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों से बना हुआ है। यहाँ से ये पूरा हमारा पठार का क्षेत्र है, और पठार क्षेत्र में पश्चिम साइड ये मरुस्थल का क्षेत्र है। ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, और ये पॉपुलेशन को शो करता है, 2011 की पॉपुलेशन है। और इसमें इसको कहते हैं डार्ट मेथड, जो एक डार्ट 2 लाख की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो जहाँ पे डार्ट जितने ही डेंस हैं, सघन हैं, वहाँ की जनसंख्या उतने ही अधिक है। तो इन डार्ट्स को जब हम देखते हैं तो ये यहाँ तक ये काफी ज्यादा सघन रूप से ये विस्तृत हैं। और इसका कारण क्या है, यदि इनको हम मैप पे कंपेयर करते हैं तो ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है और डेल्टाई भाग है, और साथ ही साथ ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये डार्ट रिलेटिवली उत्तर पूर्वी भारत में देखते हैं तो इस ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिक लगे हुए हैं। इसके बाद हम और क्षेत्रों को देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं ये माही और साबरमती का डेल्टाई क्षेत्र, प्लेन क्षेत्र, यहाँ पे डार्ट अधिक हैं। देन ये महानदी का क्षेत्र, यहाँ पे भी डार्ट अधिक है। ये क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है, और साथ ही इधर कावेरी डेल्टा और तटीय भाग, ये केरल के लोलैंड्स हैं। और साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र रिलेटिवली अधिक जनसंख्या के क्षेत्र हैं। कारण क्या है कि यहाँ तो मैदानी भाग, और मैदानी भाग के साथ साथ हम देख सकते हैं इसमें नदियाँ, ये सारी नदियों का तंत्र हमने पढ़ा हुआ है, तो नदियों को भी हम देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ टोपोग्राफी समतल रही, जल की उपलब्धता रही, और साथ ही साथ कृषि भूमि की अधिकता रही, क्योंकि ये सारे जलोढ़ मैदान हैं, तो कृषि भूमि, जलवायु, जल की उपलब्धता और उच्चावच, इन सारे तत्वों ने निर्धारित किया है भारत की जनसंख्या के प्रतिरूप को। अब इसके अपोजिट में हम देखते हैं, तो अपोजिट में जब हम देखेंगे तो जैसे ये जम्मू और कश्मीर है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ हम देख सकते हैं पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जनसंख्या बहुत विरल है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या विरल है। राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है, राजस्थान को 2 भागों में हमने बांटा था जब हम भारत की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो एक कहते हैं राजस्थान की मरुस्थलीय, दूसरा कहते हैं राजस्थान बागर क्षेत्र। तो जो मरुस्थली का क्षेत्र है, ये वाला अरावली के पश्चिम साइड, यहाँ पे जनसंख्या का वितरण बहुत ही विरल पाया जाता है, क्योंकि ये मरुस्थल का प्रभाव है। इसी तरह से ये बीच का जो पठारी भाग है, यहाँ पे जनसंख्या अपेक्षाकृत कम सघन पाई जाती है। तो इसको हम लोग स्टेट वाइज अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या का क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे ये हमारा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे बिहार, बिहार के बाद चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद 6ठे नंबर पे ये तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु के बाद राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जितने भी बड़ी जनसंख्या के क्षेत्र हैं, ये सारे बड़े राज्य हैं। इनके विपरीत यदि जनसंख्या की दृष्टि से हम छोटे राज्यों की बात करते हैं, तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है यहाँ पे। और सिक्किम को हम देख सकते हैं, ये भी पहाड़ी स्टेट है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में बसा हुआ एक छोटा सा स्टेट है। सिक्किम के बाद जो दूसरा नंबर है वो है मिजोरम, मिजोरम भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पे बसा हुआ राज्य है ये। मिजोरम के बाद तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश टोटली हिमालय पे बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के बाद और छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा सा है, गोवा। यहाँ पे गोवा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। सबसे छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा के बाद नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं जो छोटे राज्यों की बात करते हैं। तो जहाँ पे जनसंख्या कम है उन राज्यों का आकार छोटा है और वहाँ की टोपोग्राफी बहुत ही ज्यादा
असमान है, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्टली हिल स्टेट्स हैं और यहाँ की टेरेन बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। कृषि भूमि की उपलब्धता कम है। जहाँ समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ परिवहन के साधनों के संचार के माध्यम बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित होते हैं। तो ये जो भी छोटे स्टेट्स हैं ये देख सकते हैं हमारे हिमालय की पहाड़ियों या हिल रीजन में बसे हुए हैं। तो यही कारण है कि भारत की जनसंख्या इतनी असमान रूप से वितरित है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या के घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व को हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी एरिया में टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या और डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये फार्मूला डेंसिटी का ये शो करता है कि किसी भी प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है। इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यह जन घनत्व प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के अंतरक्रिया को और बेहतर तरीके से समझाता है, क्योंकि ये बेसिकली लैंड से और पॉपुलेशन से इसके रिलेशन को प्रदर्शित करने वाला एक इंडिकेटर है। तो जैसे जनसंख्या का वितरण जहां अधिक होगा वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि पर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो जब भारत की बात करते हैं तो भारत की जो औसत डेंसिटी है 2011 के सेंसस के अनुसार ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और यह घनत्व भूमि के संदर्भ में जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। और ये जनसंख्या संसाधनों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। इस संसाधनों में यदि बात करते हैं हम कृषि संसाधन की, तो जब कृषि संसाधनों पे जनसंख्या के दबाव की बात की जाती है तो हम दो इंडिकेटर और यूज कर सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या इसको कहते हैं कायिक घनत्व। तो कायिक घनत्व होता है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो होता है उससे जब हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन को तो ये आता है हमारा कायिक घनत्व या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे जो हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं तो वो टोटल पॉपुलेशन में कुल क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक घनत्व की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या में कृषि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जो शुद्ध कृषि किया गया क्षेत्र है उसको डिवाइड करते हैं। और जब हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी या कृषि घनत्व की बात करते हैं तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में हमने टोटल पॉपुलेशन को लिया था। लेकिन जब हम कृषि घनत्व की बात करते हैं तो हमको उतनी पॉपुलेशन चाहिए जितनी कृषि कार्यों में लगी हुई है, और नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में कितना दबाव भूमि के ऊपर है। और ये महत्वपूर्ण और हो जाता है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। तो इस डेंसिटी को हम लोग इस मैप से समझते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये इंडेक्स यहाँ पे, तो यहाँ है 1201 व्यक्ति से अधिक वाला एरिया। इसके बाद है ये 801 से 1200 तक का ये दूसरा सेट। तीसरा सेट है 401 से 800 तक, और चौथा सेट है 101 से 400 तक, और पांचवा सेट इसमें है जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो ये 5 शेड बने हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है शेड का कलर उतना ही ज्यादा डार्क हो जाता है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं कोरोप्लेथ मेथड। तो इस कोरोप्लेथ मैप की सहायता से भारत की जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो 1201 या उससे ज्यादा वाली पॉपुलेशन है, इसमें जो हमको दिखाई देता है यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, ये शो करता है दिल्ली को। और यूटीज की बात करते हैं तो जनरली यूटी का जनसंख्या घनत्व राज्यों के घनत्व से अधिक है। दिल्ली का घनत्व लगभग 11,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ दिल्ली के पास में चंडीगढ़ है जहां का घनत्व 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह से पदुचेरी है, पदुचेरी का भी घनत्व 2,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यूटीज में सबसे कम घनत्व 46 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। लेकिन जब हम राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार है, और बिहार की डेंसिटी 1102 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में निवास करते हैं। और बिहार के बाद जो दूसरा नंबर पे है ये क्षेत्र वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 1024 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं।
और इसमें जो तीसरा रैंक है हमारा केरल का। केरल में 859 व्यक्ति 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी 828 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और इसके बाद है हमारा तमिलनाडु में 555 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका घनत्व अधिक है। और ये क्षेत्र हम देख सकते हैं, ये कौन सा क्षेत्र था, ये नदी घाटियों का क्षेत्र था। यहाँ पे भी तटीय क्षेत्र है और नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पूरे भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका घनत्व अधिक होने का कारण वहाँ पे नगरीकरण है और नगरीकरण से जुड़ी हुई वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। जब हम कम घनत्व के राज्यों की बात करते हैं तो कम घनत्व के राज्यों में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 17 लोग निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम का नाम आता है, मिजोरम के बाद जम्मू और कश्मीर का नाम आता है, जम्मू कश्मीर के बाद सिक्किम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ये सारे के सारे फिर से आ गए हमारे हिमालयन स्टेट। यानी जहाँ पे जनसंख्या कम था, जनसंख्या का घनत्व भी अमूमन कम है और ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो जो फैक्टर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं वो जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। अब इन सारे कंबाइंड फैक्टर्स को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। इस पे 3 सेपरेट मैप हैं। इन तीनों मैप को मिला के जब हम स्टडी करते हैं तो जो प्लेन के क्षेत्र हैं वो अधिक जनसंख्या के क्षेत्र हैं, ये वाले रीजन, और प्लेन के साथ ही ये क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व के भी क्षेत्र हैं। और घनत्व अधिक होने का कारण समतल मैदान है, कृषि क्षेत्र है, पहले से ही जनसंख्या यहाँ अधिक है, नदियों के द्वारा जल की उपलब्धता है और चूंकि जनसंख्या पहले से है तो आर्थिक क्रियाकलाप, व्यापार और वाणिज्य ये पहले से ही विकसित है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यापारिक क्षेत्र रहे हैं जहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता रहा है। इसी तरह से ये क्षेत्र जो तटीय मैदान है यहाँ पे जनसंख्या का वितरण भी अधिक है और जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। तो जहाँ पे जनसंख्या वितरण भी कम है और घनत्व भी कम है वो मोस्टली हमारे हैं हिमालयन स्टेट और हिल स्टेट, जहाँ पे देख सकते हैं कि टोपोग्राफी का सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिकल ज्योग्राफी कंट्रोल्स ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मनुष्य का जहाँ भी वितरण है या मनुष्य के जो भी क्रियाकलाप हैं उन पे बहुत हद तक भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। और ये हमने पढ़ा हुआ था संभववाद और नियतिवाद और नवनियतिवाद के कॉन्सेप्ट में। इसके बाद हम समझते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या की वृद्धि के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किन्हीं दो समय बिंदुओं के सापेक्ष परिवर्तन को शो करता है। और ये हमने पढ़ा हुआ था कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी ये जो चेंज है, चेंज इन द नंबर, संख्या में परिवर्तन, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, और दूसरा है इंड्यूस्ड या अभिप्रेरित। और प्राकृतिक वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। इंड्यूस्ड में माइग्रेशन भी आ जाता है। अब जहां तक भारत की बात करते हैं तो भारत में जो दशकीय वृद्धि दर है या वार्षिक वृद्धि दर है, ये दोनों ही बहुत उच्च रही हैं। इसी कारण भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। एक ऐसा समय होता है कि जब वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर पर वो जनसंख्या डबल हो जाए। तो जितना समय होता है उस समय को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम या जनसंख्या का दोगुना होने का समय। तो भारत की जनसंख्या में जन्म दर, वृद्धि दर और प्रवास, इन तीनों के कारण जो डिफरेंट प्रवृत्तियां उभर के सामने आई हैं, तो इन प्रवृत्तियों के जब 1901 और उसके बाद से एनालिसिस करते हैं तो कुछ इस तरह के आंकड़े सामने निकल के आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 1901 में हमारी टोटल पॉपुलेशन क्या थी। 11 में जो वृद्धि हुई वो प्लस थी 5.75%, क्योंकि ग्रोथ को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। 1921 के केस में देखते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जनसंख्या हमारी निगेटिव ग्रोथ रही, यहाँ पे जनसंख्या कम हुई। 1921 से लेके 1951 तक देखते हैं, यहाँ जनसंख्या बढ़ी लेकिन वृद्धि की दर वही 11, 12, 13, 14% के आसपास रही। लेकिन जब 1951 के बाद देखते हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद 1981 तक हम देख सकते हैं कि ये लगभग लगातार बढ़ती आई है
और 81 के बाद स्टिल ये दर काफी हाई रही है, लेकिन इसमें धीरे धीरे गिरावट के संकेत दिखते हैं। इस जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप को हम लोग दो आयामों से अध्ययन कर सकते हैं। एक है हमारा टेम्पोरल या कालिक आयाम, और टेम्पोरल का मतलब ये होता है कि किसी कालक्रम में जनसंख्या वृद्धि किस तरह से रही है, और दूसरा है इसका स्पेशियल या स्थानिक आयाम, यानी इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में किस तरह की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप रहा है। ये डाटा शो करता है हमारे टेम्पोरल आयाम को या कालिक आयाम को, और ये हम 1901 से 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि के प्रतिरूप को देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 प्रवृत्तियां निकल के आती हैं। ये 1901 से लेके 1921 तक, इसको कहते हैं फेज 1, और ये है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट या स्टेशनरी ग्रोथ रेट, यानी इसमें जनसंख्या लगभग समान थी, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। और कारण क्या था कि जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे, और जन्म मृत्यु दर उच्च होने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, गरीबी थी, खाद्य पदार्थों की बहुत पर्याप्त सप्लाई नहीं थी, निरक्षरता बहुत अधिक थी। तो ये सब कारण थे कि इस फेज को हम लोग कहते हैं फेज 1। अब जहां तक इस दूसरे फेज की बात करते हैं, दूसरे को कह सकते हैं स्टेडी ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन या जनसंख्या की स्थिर वृद्धि। तो स्थिर वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि धीरे धीरे मृत्यु दर में कमी आने लगी, और कुछ ब्रिटिश सरकार के समय स्वास्थ्य और शिक्षा पे व्यय किया गया, परिवहन तंत्र का विकास हुआ, जिसके कारण आपूर्ति की श्रृंखला बेहतर हुई। इस समय में जन्म दर वैसे ही ऊंची थी, लेकिन मृत्यु दर कुछ कम हुई। तो ये जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। और यह जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का काल था, और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ जो 1920 के बाद दशक में जो मंदी आई, 20 से 30 के दशक की जो वैश्विक मंदी थी, उस रिफरेंस में ये जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण है। अब जो तीसरा फेज है, इसको हम लोग देख सकते हैं 1981 तक, और ये फेज हम कह सकते हैं भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी। यहाँ पे देख सकते हैं बर्थ रेट 24%। इसका कारण क्या था कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाए, पोषण के कार्यक्रम चलाए, खाद्यों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। तो उस केस में स्वास्थ्य और नियोजन की सुविधाएं बढ़ी, और मृत्यु दर काफी तेजी से कम हुई, लेकिन जन्म दर वैसे ही ऊंची रही। तो इस स्थिति को हम लोग जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ विभाजन के बाद बहुत सारे लोगों का भारत की तरफ प्रवास हुआ, और इसमें पाकिस्तान से आए लोग, बांग्लादेश से आए लोग, तिब्बत से आए लोग, नेपाल की तरफ से भारत में प्रवास हुआ। ये प्रवास और उच्च जन्म दर के कारण ये थर्ड फेज हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज हुआ। अब इसमें जो चौथा फेज देखते हैं 1981 के बाद जो अब तक जारी है, इसमें जन्म दर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मृत्यु दर कम होती ही गई। तो अब पॉपुलेशन यद्यपि की उच्च दर पे बढ़ रही है, लेकिन ये दर धीरे धीरे कम हो रही है। और इसका कारण क्या था कि साक्षरता में वृद्धि, देर से विवाह, अशोधित जन्म दर में गिरावट, और जो साक्षरता बढ़ी वो विशेषकर महिला साक्षरता, इसके कारण जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है इसमें कमी आई। अब जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक आयाम को इस मानचित्र की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिर से कोरोप्लेथ मैप है, और इस कोरोप्लेथ में यहाँ सबसे जो डार्क शेड है ये 25 से ऊपर की जनसंख्या वृद्धि को शो करता है। यहाँ 20 से 25 है, फिर 15 से 20 है, 10 से 15 है। ये क्षेत्र ऐसे राज्यों को या यूटीज को शो करते हैं जहां पे जनसंख्या की वृद्धि दर 10 से नीचे है। तो इसमें जहां पे जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो डार्कनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ जा रही है। तो इस डार्कनेस में हम लोग 3 क्षेत्र ऐसे देखते हैं। एक है हमारा बिहार का, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है मेघालय। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सर्वाधिक वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के दशक में देखी गई है। इसमें जो मेघालय की वृद्धि दर है वो 27.82% रहा पिछले एक दशक में। अरुणाचल की जो वृद्धि दर रही वो 25.9 रही। बिहार की वृद्धि दर 25.7 रही। तो ये 3 स्टेट हैं जो ये शो करते हैं कि एक दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 25 से ऊपर रही है, और इनका ये शेड हम देख सकते हैं। इसके बाद जो और शेड हैं 20 से 25, तो 20 से 25 में हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है, साथ ही साथ ये जो उत्तर भारत के स्टेट हैं इनको एक्चुअली बीमारू स्टेट का नाम दिया जाता है। बिहार, एम से एमपी, राजस्थान
उत्तर प्रदेश। तो ये जनसंख्या का वृद्धि प्रतिरूप है। इसमें देख सकते हैं कि जो उत्तरी भारत की जनसंख्या का वृद्धि का प्रतिरूप है वो दक्षिण भारत की तुलना में काफी ज्यादा है, यानी उत्तर भारत की जनसंख्या दक्षिण भारत की तुलना में अधिक बढ़ रही है। और यही कारण है कि सुविधाओं को लेके, संसाधनों को लेके अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत में विवाद की स्थिति बनी रहती है। और इस लाइन को हम ड्रा करते हैं तो इस लाइन को हम लोग नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कर सकते हैं इसी संदर्भ में, क्योंकि इस तरह का डिवीजन हर मैप पे आता है, न केवल जनसंख्या पे बल्कि HDI हम देखेंगे उस पे भी आता है, मानव विकास के सूचकांकों पे, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे, तमाम चीजें हैं जिसमें उत्तर और दक्षिण का विवाद अक्सर बना रहता है। इन वृद्धि दर में भी यूटीज का स्थान आगे है और दादर नागर हवेली और दमन दीव, यहाँ पे जो दो छोटे यूटीज हैं इनकी वृद्धि दर 50% से भी अधिक रही है पिछले एक दशक में, यानी 2001 से लेकर 2011 तक में। अब जनसंख्या के वृद्धि पे एक इंडिकेटर हमने देखा था शिक्षा, अब इसको समझते हैं तो ये मैप है इंडिया का लिटरेसी रेट का। इसमें हम देख सकते हैं कि जहां का लिटरेसी रेट 75 से नीचे है उसको रेड कलर में शो किया गया है, 75 से 80 है लाइट ऑरेंज कलर है, 80 से 85 है ये येलो कलर है, 85 से 90 है लाइट ग्रीन है, और 90 से ऊपर जहां लिटरेसी रेट है वो कलर शो किया गया है ग्रीन से। तो ग्रीन कलर हम देख सकते हैं केरल का है जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी है। केरल के साथ साथ मिजोरम है दूसरे नंबर पे, मिजोरम से सटा हुआ त्रिपुरा है। ये 3 स्टेट इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट हैं। और इनके साथ साथ जो और दूसरे क्रम के स्टेट हैं, जैसे ये येलो कलर या लाइट ग्रीन से शो किया गया है, तो इधर हम देख सकते हैं जो रेड कलर है, ये रेड कलर की लिटरेसी सबसे ज्यादा कम है पूरे इंडिया में। और ये रेड कलर की जो लिटरेसी है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन्हीं राज्यों में जनसंख्या का वृद्धि सबसे अधिक है। और जहां पे लिटरेसी रेट अधिक है उन राज्यों में देख सकते हैं कि जनसंख्या की ग्रोथ कम है। इस मैप की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि लिटरेसी रेट और जनसंख्या की वृद्धि रेट इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। 2 स्टेट जरूर हैं यहाँ पे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ लिटरेसी कम रहते हुए भी जनसंख्या की वृद्धि दर कम है। तो ये जनसंख्या की वृद्धि दर का स्थानिक आयाम हुआ। ये हम देख सकते हैं कि इंडिया के किस स्टेट में किस तरह से जनसंख्या की ग्रोथ हुई पिछले एक दशक में। अब इस जनसंख्या ग्रोथ का एक सबसे स्पेसिफिक पहलू है कि यहाँ एडोलसेंट पॉपुलेशन या कहें कि किशोर वय अवस्था की अधिक वृद्धि हुई है। और किशोर वय अवस्था जिसको हम 10 से लेके 19 वर्ष तक की पॉपुलेशन में डिफाइन कर सकते हैं, ये भारत में लगभग 21% आबादी है पिछले सेंसस के हिसाब से, सेंसस 2011 के हिसाब से। और यह आबादी किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान कर सकने में संभाव्य है, सक्षम है, इनकी क्षमताएं बहुत है। और इसी कारण से भारत को यूथ कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन यदि इस यूथ का मार्गदर्शन अच्छे से न हुआ, उनकी क्षमताओं को अच्छे से डेवलप न किया गया, तो ये काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी ये कुछ गलत प्रवृत्तियों में पड़ सकने की इनकी संभावनाएं अधिक होती हैं। इस एडोलेसेंट एज की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और इन समस्याओं में जैसे कम उम्र में शादी करना, नशे की लत, स्कूल ड्रॉप आउट, निम्न पोषण स्तर, HIV वगैरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ ये क्राइम भी कर सकते हैं। तो इस यूथ जनसंख्या की पूरी क्षमताओं को विकसित करने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक नेशनल यूथ पॉलिसी शुरू की गई फरवरी 2014 में। और इस नेशनल यूथ पॉलिसी का उद्देश्य था कि हमारी जो युवा जनसंख्या है इसके ऊपर इसकी क्षमताओं को और संभाव्यताओं को विकसित करने के लिए एक समग्र कार्यक्रम चलाया जा सके, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। और यह पॉलिसी पूरे देश में 15 से लेके 29 वर्ष तक के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित करती है। इस नेशनल यूथ पॉलिसी का उद्देश्य इन युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करके भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। इन्हीं के लिए एक दूसरा कार्यक्रम शुरू किया गया 2015 में, जिसको हम लोग कहते हैं कौशल विकास कार्यक्रम। और कौशल विकास कार्यक्रम इन युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि इंडिया के यूथ में कार्यकारी क्षमता कम है, उनकी उत्पादकता कम है।
तो इनकी उत्पादकता और कार्यकारी क्षमताओं को बढ़ाने में ये यूथ पॉलिसी और कौशल विकास मिशन बहुत ज्यादा योगदान कर सकता है और उसके रिजल्ट धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या के संगठन के बारे में। तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन का पहला पार्ट है वो दैट इज रूरल अर्बन कंपोजिशन, यानी जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण भाग है और कितना भाग नगरीय भाग है। तो नगरीकरण की प्रवृत्तियों के कारण ये नगरीय भाग की जनसंख्या क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। यह किसी भी क्षेत्र में वहां के आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है और भारत के संदर्भ में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भारत की लगभग 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ये 2011 के सेंसस के अनुसार। और इस डाटा के अनुसार भारत में कुल 6,40,867 गांव हैं, जिसमें से 5,97,000 यानी मोटे तौर पे 93.2% गांव में जनसंख्या निवास करती है। और इन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुपात विभिन्न राज्यों में वैरी करता है। जैसे बिहार को देख लें, सिक्किम को देख लें, तो ऐसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जबकि उसी तरह से गोवा और महाराष्ट्र को जब हम देखते हैं तो वहां पे नगरीय जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत बाकी राज्यों से अधिक है। कारण क्या है कि नगरीकरण जो हुआ है वो गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का ज्यादा हुआ है और बहुत बड़े बड़े शहर वहां पे स्थित हैं। इसी तरह से जब हम यूनियन टेरिटरीज या संघ राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्रों में जनरली ग्रामीण जनसंख्या का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों पे। और इसमें भी जो दादर और नागर हवेली है, ये एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 53 से अधिक है। भले ही 2011 के सेंसस में हमारे नगरीकरण का अनुपात 31.16% है, लेकिन यह ग्रामीण वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और नगरीकरण में अधिक वृद्धि क्यों है? क्योंकि यह होने वाले विकास, सामाजिक आर्थिक दशाओं का रूपांतरण और प्रवास को प्रदर्शित करता है। तो बहुत सारा प्रवास भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ होता है। और प्रवास होता कहाँ कहाँ पे है? जहाँ पे बड़े नगर बने हुए हैं। और नगर कहाँ बने हुए हैं? ये बने हुए हैं बेसिकली जहाँ पे मुख्य सड़कें लिंक करती हैं या फिर रेल के बड़े बड़े जंक्शन हो। और रेल जंक्शन या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा औद्योगिकरण और नगरीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसके जो भी उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं उत्तरी गंगा प्लेन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कानपुर है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, इवन कोलकाता, या हम पर्टिकुलर उदाहरणों को देखते हैं तो यह इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। कहाँ डेवलप हुए? जैसे कोलकाता में, फिर मुंबई, बंगलुरु, मैसूरू क्षेत्र, यह क्षेत्र पूरे टेक्नोलॉजी का हब बना हुआ है। मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर। जब इन इंडस्ट्रियल हब्स की या बड़े बड़े नगरों की स्थिति हम देखते हैं तो वो सारे कहीं न कहीं मुख्य रेल मार्ग पे अथवा सड़क मार्ग पे स्थित हैं। तो इनकी स्थिति हम इस मैप से समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये बम्बई और पुणे वाला एरिया है, ये दिल्ली और फरीदाबाद और गुड़गांव वाला रीजन है। यहाँ देख सकते हैं सूरत वाला एरिया है, साथ ही साथ ये केरला का, यहाँ पे बंगलोर, चेन्नई, कोलकाता वाला रीजन, ये आगरा इधर। तो इसमें हम 3 तरह के रूट देख सकते हैं। पहला है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो भारत के 4 मुख्य महानगरों को जोड़ता है। और दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो सिलचर से पोरबंदर तक है, यहाँ तक। तो ये भारत को पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग को कनेक्ट करता है। और इसी में जो तीसरा है हमारा नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, तो ये श्रीनगर से लेके और ये कनेक्ट करता है कन्याकुमारी तक। तो बहुत सारे बड़े बड़े नगर इस रूट पे स्थित है और साथ ही साथ ये रेल मार्गों से भी जुड़ा हुआ है। ये रेल मार्ग हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा एकदम सड़कों के फॉलो करते हुए ये रेल मार्गों से भी जुड़ा हुआ है। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मस्ट है अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। अब हम कंपोजिशन में ही देखते हैं, दूसरा कंपोजिशन है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन या भाषाई संगठन। इसमें हम देख सकते हैं कि भारत की समूची जनसंख्या किस प्रकार के भाषाई वर्गों में विभाजित है। तो भाषाई वर्गों में सबसे पहले ग्रियर्सन साहब ने सर्वे किया था। इनके पूरे वर्क का पब्लिशन हुआ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये आए तो थे ब्रिटिश भारत में ICS बन के, लेकिन इनकी मुख्य रुचि भाषाओं के अनुसंधान में थी और भाषा में इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया। तो ग्रियर्सन साहब के वर्क में कहते थे कि
179 लैंग्वेजेज हैं, 179 लैंग्वेजेज हैं और 544 बोलियां हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 लैंग्वेजेज ऐसी हैं जिनको शेड्यूल किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत सारे नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेज भी हैं। तो इन लैंग्वेजेज में जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हिंदी के अलावा जो बहुत छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं जैसे संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है, ये सब काफी कम लोगों द्वारा बोले जाते हैं, और ये सेंसस 2011 से भी उभर के आया है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज के रीजन होते हैं तो बेसिकली उनमें बहुत ज्यादा शार्प डिवीजन नहीं होता, क्योंकि बोलियों का मिश्रण चलता है दो मुख्य बोलियों के बीच वाले क्षेत्र में। तो ये धीरे 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 एक दूसरे से मर्ज करते जाते हैं। भारत के भाषा परिवार को मुख्यतया 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और पहला ग्रुप है इसमें ऑस्ट्रिक, या इसको निषाद भाषा भी कहते हैं, और इसके 2 सब फैमिली हैं। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन। इसका परसेंट काफी कम है, 1.38% ओनली। और ऑस्ट्रो एशियाटिक के 2 भाग हैं, एक है मोन खामेर और दूसरा है मुंडा। तो मोन और खामेर ये ट्राइब्स हैं जो बेसिकली साउथ ईस्टर्न एशिया वाले पार्ट में रहती हैं, और मुंडा भी एक ट्राइब है जो इंडिया वाले पार्ट में है। तो एक ट्राइब या जनजाति के आधार पे इनका उपविभाजन किया गया है। जो ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज है ये इंडिया में नहीं बोली जाती है, ये बेसिकली बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और जो प्रशांत के द्वीप समूह है वहां पे ये बोली जाती है। तो ये आउटसाइड इंडिया है, ये इंडिया में नहीं बोली जाती। लेकिन जब हम इसको देखते हैं मोन खामेर लैंग्वेज को, तो मोन खामेर लैंग्वेज परिवार की जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं मेघालय में और निकोबार के द्वीप समूह में। जो मुंडा ग्रुप है उसकी बोलियां पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये समूह इन भाषा वर्गों में आता है। इतने क्षेत्रों में ये बोली जाती है। अब दूसरा जो मेजर ग्रुप है वो है द्रविड़ियन। द्रविड़ माने जाते हैं भारत के मूल निवासी। तो द्रविड़ में हम लोग 3 ब्रांच करते हैं। पहला है दक्षिणी द्रविड़ियन, दूसरा है केंद्रीय द्रविड़ियन और तीसरा है उत्तरी द्रविड़ियन। तो इन तीनों के क्षेत्र बटे हुए हैं। तो पहले हम साउथ से शुरू करते हैं, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बोला जाता है। इसी तरह से जो केंद्रीय द्रविड़ियन है वो आंध्र प्रदेश की बोलियां, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की बोलियों को कंबाइंड रूप से प्रदर्शित करता है। और तीसरा जो उत्तरी द्रविड़ियन है ये बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक भाषा ही बोली जाती है, एक के साथ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये डोमिनेंट भाषा के ग्रुप हैं। अब इसमें जो सीनो तिब्बतन है ये मात्र 0.85% बोला जाता है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं तिब्बतो म्यांमारी यानी तिब्बत की लैंग्वेज और म्यांमार का लैंग्वेज, और सियामी चाइनीज, सियाम कहते हैं बेसिकली थाईलैंड के प्राचीन नाम को। तो थाईलैंड और चाइनीज का मिक्स जो भाषा है वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो तिब्बतो म्यांमारी जो है वो तिब्बतो हिमालयन और नॉर्थ असम में। तो इसमें देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो बोला जाता है, जिसमें बोला जाता है तिब्बतो हिमालयन भाषा। और नॉर्थ असम का जो ब्रांच है वो अरुणाचल प्रदेश में भाषा बोली जाती है। और साथ ही साथ असम म्यांमारी जो सिनो चाइनीज का एक भाग है तो वो असम में है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें बोला जाता है सियामी चाइनीज। ऐसे ही जो इंडो यूरोपियन देखते हैं या जिसको हम लोग आर्यन कहते हैं, आर्यन भाषा, ये भारत की सबसे बड़ी भाषा ग्रुप है। 73% लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो इस भाषा का एक ही फैमिली है इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन में 3 है। ईरानियन जो भारत के बाहर बोली जाती है, बेसिकली ईरान और अफगानिस्तान का क्षेत्र और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में। दार्दिक लैंग्वेज, दर्दिस्तान का क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में ये भाषा बोली जाती है। और तीसरा इसमें जो ग्रुप है इंडो आर्यन का, ये भारत के अधिकतर भूभागों में ये भाषा प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट में जो बोली जाने वाली बोली है, भाषा है, वो इंडो आर्यन है। तो इंडो आर्यन भाषा पूरे भारतीय भाषा समूह में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, और इसको हम इस मानचित्र की सहायता से समझ सकते हैं। तो इसमें जो ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर शो करता है जो भाषा डोमिनेंट है वो है हमारी इंडो आर्यन को। और इंडो आर्यन के साथ साथ
ईरानियन लैंग्वेज ये इंडिया में नहीं बोली जाती। नूरिस्तानी लैंग्वेज ये भी इंडिया में नहीं बोली जाती। नूरिस्तानी लैंग्वेज बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत की भाषा है और इस भाषा को काफिरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, नूरिस्तानी लैंग्वेज को। तो इंडिया में ये भी नहीं है। द्रविड़ियन लैंग्वेज ये हम देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा द्रविड़ियन लैंग्वेज। और द्रविड़ियन अभी जस्ट हमने चार्ट में देखा था, उत्तरी द्रविड़ियन, केंद्रीय द्रविड़ियन और दक्षिणी द्रविड़ियन। जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज थी जिसमें हमने मोन, खामेर और मुंडा भाषाओं को देखा था। तो मुंडा एक जनजाति है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्षेत्र। इसके साथ तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज, तो तिब्बतो बर्मीज में हम देख सकते हैं ये वाला तिब्बत का एरिया, अरुणाचल का और पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया इन भाषा समूहों के प्रभाव में है। ये तुर्की लैंग्वेज ये इंडिया में नहीं है। और बहुत सारे कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो अनक्लासिफाइड हैं, जो बहुत ही छोटे ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कहीं कहीं ये कश्मीर वगैरह में या कहीं नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल कम्युनिटीज में वो दिखता है। अब भाषाई समूह के बाद हम समझते हैं रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में या भारत के धार्मिक समूहों के बारे में। तो ये पॉपुलेशन सेंसस 2011 के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में हम देख सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो लगभग 80% लोगों द्वारा माना जाता है। इसके बाद है मुस्लिम्स जो 14.2% है, क्रिश्चियन है 2.3%, सिख है ये लगभग 1.7%, इसके साथ बुद्धिस्ट हैं 1% से भी कम हिस्सा है, जैन है और जैन के साथ जो अदर रिलीजियस एंड पर्सुएशंस ORP कहा जाता है इनको, ये भी 0.7% है। जैसे पारसी वगैरह हुए, यहूदी हुए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो भारत के मुख्य धर्म ये है और यहाँ से हिंदू तो बहुलता में है और बाकी ये सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज में आते हैं। अब इसको जब हम मैप पे देखते हैं तो ये हिंदू धर्म का क्षेत्र है जो रेड कलर का बना हुआ है और ये पूरा हम देख सकते हैं कि लगभग ये पूरे इंडिया में काफी ज्यादा बहुतायत से पाया जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता, ये ग्रीन कलर मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को शो करता है। तो ये देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है यहाँ पे बहुतायत में है। केरल के कुछ जिले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं, सहारनपुर, देवबंद वगैरह। इसके साथ साथ जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बॉर्डरिंग क्षेत्र है, जो बंगाल का क्षेत्र है और साथ ही साथ इधर असम का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय अधिक निवास करते हैं। और बाकी राज्यों में देखते हैं तो हिंदू लगभग 70 to 90% पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानती है। अब जहाँ तक ईसाई धर्म की बात है, जो तीसरा समुदाय है, ईसाई धर्म देख सकते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब क्षेत्रों में ईसाई धर्म के फॉलोअर्स ज्यादा हैं। और साथ ही साथ कुछ एरिया हैं झारखंड वाले रीजन में जहाँ पे जनजातियों में ईसाई धर्म काफी प्रचलित है। और इसके साथ साथ कुछ गोवा और महाराष्ट्र के एरिया जहाँ क्रिश्चियनिटी का विस्तार रहा है और वो भी ऐतिहासिक कारणों से। सिखों का क्षेत्र ये पंजाब और हरियाणा जहाँ बहुतायत से ये पाए जाते हैं और बाकी छिटपुट भारत में कई जगह पे पाए जाते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों का जो संकेंद्रण है वो बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 3 राज्यों के बड़े बड़े नगरों में ये ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ये मुख्यतः व्यापार करते हैं जैन कम्युनिटी के लोग। जैनों के साथ साथ जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन मोस्टली आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के साथ साथ सिक्किम, जो लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म की उपस्थिति मिलती है। इसके साथ साथ पारसी हैं, यहूदी हैं और अन्य भी छोटे छोटे धर्म हैं जो भारत में अन्यत्र कई कई जगहों पे छोटे छोटे पैकेट में पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपोजिशन है वो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी जो भी क्रियाशील जनसंख्या है या कार्यकारी जनसंख्या है उसका संगठन किस तरह से है। भारत की जनसंख्या को जब वर्किंग रूप से देखा जाए या क्रियाशील रूप से देखा जाए तो ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मेन वर्कर या मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक या इसको मार्जिनल वर्कर कहते हैं, और तीसरा है नॉन वर्कर जो वर्क नहीं करते। ये जो मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर्स हैं ये पूरे इंडिया में 39.8% लोग हैं, यानी लगभग 40% हमारी जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या है, कार्यकारी जनसंख्या है जो वर्किंग है। और बाकी जो 60% है दे आर नॉन वर्कर्स, ये काम नहीं करते। और यह प्रतिशत शो करता है कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो निर्भर जनसंख्या है क्रियाशील जनसंख्या के ऊपर। तो इसमें बूढ़े लोगों की संख्या अधिक हो सकती है जो आश्रित जनसंख्या के भाग है,
और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो रोजगार तो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति थोड़ी सी इंडिया को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इंडिया युवाओं का देश है और 60% लोग नॉन वर्कर में हैं। ये हालांकि आंकड़ा है 2011 का। अब जब हम इसको मेन वर्कर को देखते हैं तो मेन वर्कर या प्रमुख श्रमिक वो होता है जो वर्ष के कम से कम 183 दिन कार्य करता है, और 183 दिन या 6 महीने। तो जो 6 महीने रोजगार में है उसको हम लोग कहेंगे मुख्य श्रमिक, और जो मार्जिनल वर्कर हैं वो 183 दिन से कम सेवा देते हैं, यानी इनको जो रोजगार मिलता है वो 6 महीने से कम समय के लिए मिलता है। तो इन वर्कर्स के जब परसेंटेज को हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन वर्कर्स की संख्या अधिक है। और इनके साथ ही साथ कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दादर नागर हवेली, दमन दीव, इन सबों में भी पार्टिसिपेशन का रेट अधिक है। और यह पार्टिसिपेशन रेट जहां भी अधिक है वो शो करता है कि वहां पे आर्थिक रूप से पिछड़ापन अधिक है। कारण क्या है कि आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से जब पिछड़ापन होता है तो वहां मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है। अब हम पूरे भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि किस तरह से वर्किंग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन है। तो ये कैटेगरी हमारी शो करती है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीय क्रियाकलाप सेवाओं से जुड़ा हुआ है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर में टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 54.6% लोग लगे हुए हैं, और जो सेकेंडरी सेक्शन है ये 3.8% है ओनली, और जो सेवा का क्षेत्र है वहां पे 41.6% लोग लगे हुए हैं। अब इसमें भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। बेसिकली मेल मेंबर्स को प्राथमिकताएं ज़्यादा मिली हुई हैं, वो लोग नौकरी में ज़्यादा हैं, और महिलाओं की भागीदारी थोड़ी सी कम है। अब ये धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। महिलाओं की भागीदारी श्रम शक्ति में कम होने का एक बड़ा कारण सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक भेदभाव रहा है। जैसे जैसे सामाजिक विषमताओं में कमी आ रही है, महिलाओं का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पूरे वैश्विक प्रयास और भारत के स्तर पे भी प्रयास किए जाते हैं। तो भारत में एक प्रोग्राम चलाया जाता है जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, उसको कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उससे काफी ज्यादा जागरूकता आई है। जब हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं, यह सेंसस पूरे वर्किंग क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो पहला ग्रुप है कल्टीवेटर्स, या जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कृषक। दूसरा जो ग्रुप है वो एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कृषि में जो मजदूर लगे हुए हैं उनका ग्रुप। तीसरा ग्रुप है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, जो घरेलू उद्योगों में लगे हुए लोग हैं उनका है। और चौथा जो अदर वर्कर्स हैं, अदर का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में जो लोग लगे हुए हैं। ग्रुप्स को राज्यवार हम कंबाइंड बार डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ राज्य या यूटी ऐसे हैं जहाँ पे अदर वर्कर्स, यानी कि जो सेकेंडरी क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं या टर्शियरी क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, इनकी संख्या अधिक है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉलम, मतलब ये वर्क फोर्स का मैक्सिमम परसेंट द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसी तरह हम देख सकते हैं दमन और दीव, यहाँ भी जो अदर्स हैं, जो अदर वर्कर्स हैं, अदर वर्कर जहाँ पे ये खाली छूटा हुआ है, तो इनकी संख्या अधिक है। लेकिन जो राज्य अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं उनके में जो अदर वर्कर्स की संख्या है वो कम है, और ये 3 उसमें ज्यादा हैं। जैसे इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बिहार को। बिहार में हम देख सकते हैं कि टोटल वर्कफोर्स का बहुत ही कम परसेंट अदर वर्कर्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि मजदूर। ये बिहार में वन ऑफ द मोस्ट है पूरे इंडिया में। यहाँ से ये सेगमेंट शो करता है बिहार के कृषि मजदूरों को। और थोड़ा सा पार्ट इसमें है कृषक है जहाँ पे, क्योंकि बिहार में बहुत लोगों के पास भूमि नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश को हम देख सकते हैं, इतनी क्रियाशील जनसंख्या कृषक है और बाकी सारे कृषि के मजदूर हैं। और तीसरे जो अदर वर्कर्स हैं, अदर वर्कर की संख्या भी काफी कम है। गोवा में हम देखते हैं, गोवा में जो अदर वर्कर्स हैं इनकी संख्या, इनका प्रतिशत अधिक है। कृषि और कृषि मजदूर का प्रतिशत काफी कम है।
तो यह एक तरीके से शो करता है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विकास के किस सोपान पे है और वहाँ लोगों की भागीदारी किस तरह के वर्क में अधिक है। यह जनसंख्या का कंपोजिशन या संगठन है, जिसमें हमने नगरीय और ग्रामीण आधार पे देखा, धर्म के आधार पे देखा, भाषा के आधार पे देखा, कार्यकारी जनसंख्या के आधार पे देखा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।